class of Indian Contract Act 1872. The topic for today is effect of minors agreement. First of all, many students are asking कि मैम आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा सिलेबस करवाओगे. येस माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स आपका पूरा सिलेबस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहीं पर होगा. एवरी सेशन इज कमिंग विद वेरी न्यू टॉपिक. और जो भी मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ ये ऐसे नहीं है कि आपका सिलेबस वाइज ओ ये टॉपिक ऐसे है तो इससे इस सेक्शन हो गया इस सेक्शन हो गया. नॉट सेक्शन वाइज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका क्वेश्चन कभी सेक्शन वाइज नहीं आता है. इट कम्स इन अ फ्रेज एंड दैट्स वाई फ्रेज के ही अकॉर्डिंग मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ. जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा टेल अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, तो उसी तरीके से हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं. और उस टॉपिक के अंदर आपको क्या लिख कर आना है, कैसे लिख कर आना है, एंड ऑल्सो कि उस टॉपिक का पर्टिकुलर जो भी आपको मैटर है उस मैटर को एज इट इज़ आप लिख के आएंगे केस स्टडीज़ के साथ. वो केसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट. तो बिल्कुल पजल नहीं होना है, कहीं पर मत जाइए, यहाँ सारे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा. प्लस इफ़ यू वांट नोट्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन learnwithnishman@gmail.com. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो हम माइनर के बारे में हमने पूरा लास्ट सेशन कवर किया था. एक्चुअली हु आर माइनर्स और माइनर एग्रीमेंट क्या होता है. इन टुडे सेशन वी विल सी कि माइनर अगर किसी एग्रीमेंट में आ जाता है तो उस एग्रीमेंट में आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है. क्या माइनर उस एग्रीमेंट से में पार्टी बन जाता है, क्या वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है. लेट्स सी व्हाट आर दोज इफेक्ट्स. सो फर्स्ट इफेक्ट इज नो estoppel अगेंस्ट माइनर. नो estoppel अगेंस्ट माइनर का मतलब क्या है. देखिए, estoppel का मीनिंग क्या होता है. लॉ ऑफ estoppel हमें क्या कहता है कि आपके किसी एक्ट की वजह से अगर कोई पर्सन अपने आप की सिचुएशन को चेंज कर लेता है आपके एक्ट की वजह से, या आपने अपने आप को कुछ ऐसा दिखाया है कि दूसरे जो पर्सन है वो आपकी पोजीशन की वजह से अपनी भी पोजीशन चेंज कर ले, राइट. तो आपकी वजह से दूसरे पर्सन पर इफेक्ट हुआ है, तो नाउ यू कैन नॉट स्टेप बैक, या नाउ यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन. आप ये नहीं कहोगे अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, या मेरा वो करने का मतलब नहीं था, मैं एक्चुअली में जो मैंने किया वो मैं हूं ही नहीं. नो, लॉ ऑफ estoppel says now you are being stopped from saying other thing. अब आप दूसरी चीज नहीं कह सकते जैसा आपने कर दिया. और अगर आपके एक्ट की वजह से the next party has changed their position or acted upon your action, now you cannot change your action, right. So law of estoppel does not apply against minor. माइनर के केस में ऐसा नहीं होता है. सपोज कीजिए माइनर ने अपने आप को अपना कोई ऐसा एक्ट किया है या अपने आप को कुछ मेजर दिखा दिया, कुछ भी अपने आप को चेंज करके दिखाया, और माइनर की वजह से नेक्स्ट पार्टी ने उस पर बिलीव करके कोई एक्ट करा, तो अब माइनर को ये नहीं कहेंगे कि अब तुम अपने कहीं से बदल नहीं सकते, जो तुमने कहा था तुम उन्हीं वर्ड्स पे रहोगे. नो, माइनर के केस में ऐसा नहीं है, राइट. माइनर इज एन एक्सेप्शन. सो दैट्स वाई लॉ ऑफ estoppel नॉट अप्लाइज ऑन माइनर. माइनर को आप नहीं कह सकते कि जो तुमने बोला था उसी पर रहो. ओके, सो ही इज अलाउड टू प्लीड माइनॉरिटी. वो फिर भी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है एज अ डिफेंस कि अभी तो मैं बच्चा हूँ. I have not crossed 18, so I am still a minor. वो बोल सकता है. आपकी गलती, आपने क्यों उस पर विश्वास किया. So he is allowed to plead minority as a defense to avoid the liability. तो कोई भी लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी अंडर द एग्रीमेंट, इवन दो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, चाहे उसने झूठ से अपने आप को ये दिखाया हो कि उसने मेजॉरिटी एज अटेन कर ली है या वो 18 साल से ऊपर है. ठीक है, वो फॉल्सली अपने आप को शो कर सकता है, बट अदर पार्टी हैज़ टू टेक सर्टेन डिसीजन एंड मेक श्योर, पूरे अच्छे से सारी जानकारी निकालनी चाहिए कि वो मेजर ही है. अगर वो बाद में माइनर मिला तो नुकसान दूसरी पार्टी का होगा, माइनर का कुछ नहीं जाएगा, राइट. सो व्हेन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट lays down that a minor shall not be a dash upon a contract, means minor shall not be a liable upon a. जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही ये कहता है, मैंने आपको कल भी बताया था
कि कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को लाइबल नहीं माना जाता है अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर करता है, तो ये भी बात सही है, ही शुड नॉट बी मेड लाइबल अपॉन द सेम कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ जनरल लॉ ऑफ एस्टॉपल। तो आप उस पर लॉ ऑफ एस्टॉपल भी नहीं लगा सकते, वो उसके अंडर भी लाइबल नहीं होगा। Moreover, one more thing is there can be no estoppel where both the parties know the truth of the matter। ये भी अब एक और प्लस पॉइंट है कि अगर दोनों ही पार्टीज जानती हैं कि वो भी गलत बोल रहा है और वो भी गलत बोल रहा है, तभी भी लॉ ऑफ एस्टॉपल नहीं होता है। A false representation if made to a person who knows it to be false, जो जानता है कि हाँ ये झूठी बोल रहा है। अब सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं 18 ईयर्स का हूँ, मेजर हूँ, और दूसरी पार्टी जानती है झूठ बोल रहा है, लेकिन वो स्टिल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तभी भी उस दूसरी ही पार्टी की गलती होगी, माइनर का कुछ नहीं जा रहा होगा। राइट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इफ मेड टू द पर्सन हु नोज इट टू बी फॉल्स इज नॉट सच अ डैश, इज नॉट सच अ कॉन्ट्रैक्ट एज टू टेक अवे द प्रिविलेज ऑफ इन्फेंसी। आप उससे इन्फेंसी की वजह से वो प्रिविलेज, मतलब वो उसकी इन्फेंसी की प्रिविलेज रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, मीन्स उस पर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है। Then we have the next effect is no liability in contract or in tort arising out of contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आने से कोई लाइबिलिटी, कोई एक्सपेंस अगर माइनर पे आ रहा है या कोई उसने टोट कर दिया है, उसके चार्जेस उस पर आ रहे हैं, वो भी वो देने के उसमें नहीं होगा, उस पर कोई आप लाइबिलिटी का चार्ज नहीं लगा सकते। ही इज अ माइनर, कंप्लीट ऑल डिफेंस आर अवेलेबल टू हिम। सो इफ द टॉट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई टॉट हो रहा है एंड इज द मीन्स ऑफ अफेक्टिंग इट, और उससे कुछ भी अफेक्ट हो रहा है और वो सारी चीजें एक ही ट्रांजैक्शन की चल रही हैं, देन द माइनर इज नॉट लाइबल इन द टॉट। माइनर कोई कहीं पर भी लाइबल नहीं होगा। बट हाँ, वेयर द टॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोई टॉट है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था, बट वो अलग से कोई गलती माइनर ने करी है, देन द मेयर फैक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो उसको नहीं बचाएगा। अब यहाँ पर इन्फेंट की लाइबिलिटी होगी, तब तो वो लाइबल होगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही कोई लाइबिलिटी आ रही है, तब माइनर लाइबल नहीं होगा। अब आप कहोगे कि मैम एक जगह तो आपने बोल दिया अब लाइबल है, थोड़ा समझाइए। सो टू रिमूव ऑल योर डाउट्स वी हैव सर्टेन केसेस, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आई। इन बर्नर्ड वर्सेस हैगिस, इस केस में क्या था कि एक इन्फेंट होता है, 18 साल से कम का बच्चा होता है, वॉज हेल्ड लाइबल, उसको लाइबल करार दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, किसी से मेयर बोरो करी कि उसको राइडिंग के लिए चाहिए, बट उसने क्या किया, राइडिंग के लिए उससे तो ले आया, लेकिन आगे लाके उस बच्चे ने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को उसको दे दिया कि तू भी राइड कर ले जाकर, एंड हु जंप्ड एंड किल्ड हर। लेकिन क्या हुआ, वो मेयर जंप हुई और उससे उस बच्चे की मौत हो गई। तो इन दिस केस इन्फेंट यहाँ पर लाइबल होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चीज हुई है। सेम वे द नेक्स्ट केस इज इन बैलेट वर्सेस मिंगे। यहाँ पर भी क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फेंट था, उसको यहाँ पर भी लाइबल करार दिया गया फॉर द टॉट, किस लिए, ऑफ हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के लाया था या किसी से मांग के लाया था, सॉरी, और वो उनको टाइम पर रिपेयर नहीं कर पाया, रिटर्न नहीं कर पाया, विच ही हैड हायर्ड, उसने हायर पे लिए थे, किराए पे लिए थे, लेकिन लाने के बाद उसने अपने किसी फ्रेंड को पास कर दिए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट से आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन थी, तो इसलिए यहाँ पर उस इन्फेंट को लाइबल माना गया। राइट, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तब वो लाइबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक केस मैंने आपके लिए दिया है, जेनिंग्स वर्सेस रेंडल। जेनिंग्स वर्सेस रेंडल में क्या था कि इन्फेंट वॉज हेल्ड नॉट लाइबल, पे अटेंशन, यहाँ पर उसको लाइबल करार नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि ही हायर्ड अ हॉर्स टू बी रिडन फॉर अ शॉर्ट जर्नी। उसने कहा था कि मुझे शॉर्ट जर्नी के लिए हॉर्स चाहिए और मुझे दे दीजिए, बट जब वो लेके गया तो वो लॉन्ग जर्नी पर लेके चला गया। कॉन्ट्रैक्ट से ही आ रही है बात, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और लॉन्ग जर्नी पर ले गया, दिस लेड इंजरी ऑफ द हॉर्स, इससे हॉर्स को इंजरी हो गई। सो अगर वो मालिक हॉर्स का उस पर केस डालेगा तो यहाँ पर वो लाइबल नहीं माना जाएगा। वाई?
द ग्राउंड इज हेयर वॉज दैट डैश वॉज फाउंडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी ये एक्शन हुआ है दिस एक्शन वॉज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड एक्शन है. Alright, so these two major effects come from the miners agreement. I hope you enjoyed this session. Right? Stay tuned for the next